students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is air, water and weather, यानी कि हवा, पानी और आसपास का मौसम. Things to learn. Air. Uses of air and wind, water, evaporation and condensation, water cycle, weather, seasons. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे air के बारे में. Air is all around us. We cannot see it, but we can feel it when it moves or blows. Air moves in all directions. When air is hot, it becomes light and rises up. It is because of this property that when we fill a balloon with hot air, the balloon rises. तो एयर जो होती है स्टूडेंट्स, वो अभी भी आपके आस पास हर टाइम रहती है, आपके चारों तरफ ही प्रेजेंट है. दिखती नहीं है, स्मेल कुछ नहीं आती है, लेकिन आपको ये फील हो सकती है जब हवा चलती है. मूविंग एयर को ही आप विंड कहते हैं. आपके पत्ते हिलते हैं, बाल हिलते हैं, कपड़े हिलते हैं, ये सारी आपकी मूविंग एयर यानी कि विंड है. जब हवा गर्म होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब आपकी एयर हॉट होती है तो ये लाइट हो जाती है एंड इट राइजेज अप. आप कभी पानी भी गर्म करेंगे तो जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है लाइट होके. यही रीजन होता है, कभी भी आप नेक्स्ट टाइम बलून जब फुलाएंगे तो आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते हैं बलून ऊपर की तरफ उड़ता है. तो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि जो हॉट एयर होती है इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप. लेट्स नो. In olden days, sailing ships used the force of the wind to move. तो पहले के ज़माने में जो आपकी नाव होती थी, आपको अलग अलग टाइप की शिप्स उस टाइम पे देखने को मिलती. जो सेलिंग शिप्स होती थी वो हवा के डायरेक्शन में ही अपनी जो नाव होती थी उसको मूव करवाते थे. Air is a mixture of many gases. The main gases are nitrogen, oxygen and carbon dioxide. Pure air has no smell, color and taste. तो air जो होती है it is a mixture of gases. बहुत सारी gases आपकी air में present होती है. एक तो oxygen है जिसे आप breathe भी करते हैं. तो कुछ आपकी main gases कौन सी हैं? Nitrogen, oxygen and कार्बन डाइऑक्साइड. जो आपकी एकदम प्योर एयर होती है, बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड एयर जो आपकी होती है, शुद्ध हवा, उसमें ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही कोई उसका कलर होता है और ना ही उसका टेस्ट होता है. द मोमेंट यू स्टार्ट स्मेलिंग समथिंग इन द एयर इट मीन्स कि वो हवा प्योर नहीं है. All plants and animals need oxygen to breathe. Oxygen helps to burn our food and this gives us the energy to work and play. Plants take in carbon dioxide to make food, they give out oxygen. तो plants and animals जो होते हैं उनको oxygen की requirement होती है खाने को बर्न करने के लिए. आपका जो फूड आप इनटेक करते हैं उसको बर्न करना पड़ता है जो ऑक्सीजन की मदद से होता है. एंड वंस दिस फूड गेट्स बर्न्ड, उसके बाद ही आपको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है. जो डेली आप काम करते हैं वो इसी की वजह से होता है. तो ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. ऑन दी अदर हैंड जो प्लांट्स होते हैं जिनसे आपको ऑक्सीजन मिलता है, वो अपने फूड बनाने के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. लेट्स नो. People pollute the air in many ways. The smoke coming out from factories and vehicles pollute the air. We must plant more trees to keep the air क्लीन. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. आजकल की एयर तो इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड है कि सबको मास्क लगाने की ज़रूरत पड़ रही है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो रही है. तो बहुत सारे जैसे व्हीकल्स आपके होते हैं, काफ़ी सारे व्हीकल्स का पोल्यूशन ही नहीं होता है. मल्टीपल व्हीकल्स आ रहे हैं, फैक्ट्रीज है जिससे बहुत सारा स्मोक निकलता है जो एवरी नाउ एंड देन आपकी जो एयर है उसको डिटेरियोरेट कर रहा है और भी ज़्यादा उसमें गिरावट ला रहा है हवा की क्वालिटी में. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को प्लांट करें, ट्रीज को प्लांट करें, ताकि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपकी एयर में बढ़ रही है वो सारी की सारी जो प्लांट्स हैं उसे अब्जॉर्ब करके आपकी एयर को नॉन पोल्यूट कर दे. यूजेस ऑफ एयर एंड विंड, यानी कि आपकी एयर और विंड दोनों के क्या क्या यूजेस होते हैं. वी ब्रीद एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर. तो सबसे पहला क्या है कि आप सांस जो लेते हैं, ब्रीद करते हैं, वो आप एयर करते हैं जिसमें आपकी ऑक्सीजन होती है.
चिल्ड्रेन लर्न टू स्विम यूजिंग रबर ट्यूब्स फिल्ड विद एयर। तो स्विमिंग जब आप सीखना शुरू करते हैं तो आप रबर ट्यूब्स का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि आसपास भी जो बच्चे होते हैं जब नया नया सीखना शुरू करते हैं तो रबर ट्यूब्स की मदद से ही वो स्विम करना सीखते हैं। तो ये रबर ट्यूब्स के अंदर हवा होती है जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं। हवा नहीं होगी तो वो फ्लोट नहीं कर पाएंगे और आप स्विमिंग भी नहीं सीख पाएंगे। एयर इज फिल्ड इनटू टायर्स ऑफ ऑल व्हीकल्स। आपके स्कूटर्स, साइकिल्स, बाइसिकल्स, जितनी भी आपके व्हीकल्स होते हैं उनके टायर्स में एयर इन्फ्लेटेड होती है। विंड हेल्प्स मूव अ सेल बोट। तो ये आपकी सेल बोट होती है, इसमें जो कपड़ा लगा हुआ है इसी की मदद से जो डायरेक्शन विंड की होती है उसी डायरेक्शन में आपकी जो सेलिंग बोट होती है वो भी मूव करती है। विंड हेल्प्स टू ड्राई आवर क्लोथ्स। आप जो कपड़े धोते हैं उसको सुखाने के लिए डालते हैं तो सूरज तो उसमें मदद करता ही है बट उसके साथ साथ जो हवा होती है उसकी वजह से भी आपके कपड़े सूख जाते हैं। लेट्स नो फास्ट ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो एयर जब बहुत ही तेजी से आपकी मूव करती है उसको आप क्या बोलते हैं? विंड। विंड हेल्प्स द ग्लाइडर्स इन हॉट एयर बलून्स टू मूव। जो हॉट एयर बलून्स होते हैं या ग्लाइडर्स होते हैं उनको मूव करने में भी विंड की रिक्वायरमेंट होती है। विंड हेल्प्स अस टू फ्लाई काइट्स। आप पतंग उड़ाते हैं तो अगर हवा नहीं चलेगी तो आप पतंग भी नहीं उड़ा पाएंगे। विंड कैरीज क्लाउड्स एंड कॉजेज रेन्स। हवा की वजह से ही फर्दर आपके अलग अलग सर्कमस्टांसेस या फिनोमिनास की वजह से क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से बारिश होती है। Wind carries seeds of plants to different places where new plants grow. अब seed dispersal होता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब seeds को पहुंचाना होता है नेचुरल कंडीशंस में तो हवा मदद करती है उस seed को दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए जहां पे वो ग्रो करते हैं। Wind helps run windmills. These mills grind corn, pump water and make electricity. तो इन्हीं विंड से जो आपके विंड मिल्स होते हैं वो भी मूव करते हैं और इन विंड मिल्स के मूव करने की वजह से आपके जो कॉर्न्स होते हैं वो ग्राइंड होते हैं, पिस जाते हैं, वाटर पंप होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो विंड के बहुत सारे फायदे हैं। अब दूसरा है वाटर। All living things need water. Water is used for activities such as drinking, cooking, washing, cleaning and bathing. Water is one of the most important substances present on the earth. 70% of the earth's surface is covered with water. Animals, human beings and even plants cannot live without water. अब दूसरी हवा के बाद या हवा के साथ साथ जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है पानी। ऑलमोस्ट आपको अर्थ का जो सरफेस है 70% से भी ज्यादा सरफेस अर्थ का ढका हुआ है पानी से। ज्यादा पीने का नहीं है लेकिन 70% से ज्यादा पानी से ही ढका हुआ है। एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स है आपके आसपास सबको पानी की जरूरत है। इवन आपको भी डे टू डे एक्टिविटी में सुबह उठने से लेकर शाम तक घर का सफाई करनी है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, पानी पीना है, नहाना है, हर एक चीज के लिए आपको पानी की जरूरत होती ही है। तो पानी के बिना भी आप सरवाइव नहीं कर सकते। वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 states: सॉलिड, आइस फॉर्म, लिक्विड, वाटर विच वी ड्रिंक, गैस, वाटर वेपर। तो आपका जो वाटर होता है वो आपके आसपास 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहला है सॉलिड यानी कि आपकी जो बर्फ वाली फॉर्म होती है वो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का। सेकंड होता है लिक्विड, जो पानी आप पीते हैं, नहाने के लिए यूज करते हैं, खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वो आपका लिक्विड फॉर्म है। फिर तीसरा आता है गैस, वाटर वेपर। आप पानी उबालते हैं, धीरे धीरे आपका पानी का क्वांटिटी कम होता है, वाटर वेपर में वो चेंज हो जाता है। तो गैसियस फॉर्म जो है वो है वाटर वेपर। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। Ice is the solid form of water. It has a definite shape and we can hold it in our hands. अब solid state क्योंकि एक specific shape होती है तो इसको आप पकड़ सकते हैं। आपकी बुक होती है, नोटबुक, ये सब solid होता है जिसको आप पकड़ सकते हैं। Similarly, ice जो होती है solid होती है, इसको भी आप hold कर सकते हैं। इसकी एक definite यानी कि fixed shape होती है। दूसरा है liquid state. The most common form of water that we use in our daily life is the liquid form of water. It does not have a definite shape. It takes the shape of the container in which it is kept. In its liquid state, water is a good solvent.
अब दूसरा जो फॉर्म है वाटर का, लिक्विड। लिक्विड सबसे ज्यादा कॉमन फॉर्म है वाटर का। आपकी अर्थ में भी जो 70% पानी है उसमें से आधे से ज्यादा पानी जो है वो इसी फॉर्म में है। इसी पानी को आप डेली यूज में पीते भी हैं। इसका कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में आप उसे डालते हैं, सपोज आपने एक ग्लास में पानी रखा है, उसको अगर आप एक बड़े कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसी का शेप ले लेगा। वापस उसको एक पतली सी बॉटल में डाल देंगे तो पानी उसकी शेप ले लेगा। तो डेफिनेट शेप इसका नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप उसे डालते हैं ये उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पानी जब अपने लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो एक बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट बन जाता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, आप उसमें चीनी डालेंगे वो पूरा का पूरा घोल लेगा, नमक डालेंगे वो भी घुल जाता है। तो सॉल्वेंट का मतलब उसमें आप कोई भी चीज डालते हैं जो सॉल्यूबल होती है, घुल सकती है, वो मिल जाती है। तो वाटर अपने लिक्विड फॉर्म में इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। लेट्स नो, when a solid is dissolved in a liquid, we get a solution. The substances that dissolve in a liquid is known as solute, and the liquid in which the solute dissolves is called a solvent. अब किसी भी चीज में, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी में चीनी डाल रहे हैं, उसको मिलाने के बाद जो आपको सब्सटेंस मिलता है वो आपका सोल्यूशन होता है। अब इसी पानी में, पानी आपका क्या होता है, सॉल्वेंट, और जो चीज आप इसमें घोलने के लिए डाल रहे होते हैं वो सॉल्यूट होता है। तो चीनी अगर आप डाल रहे हैं पानी में तो पानी आपका क्या होगा, सॉल्वेंट, और चीनी आपकी सॉल्यूट होगी, और इसे घोलने के बाद जो आपको एक सोल्यूशन मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो आपका सोल्यूशन होता है। गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट यानी कि तीसरा फॉर्म जिसमें लिक्विड या वाटर एग्जिस्ट करता है। Water vapor or steam is the gaseous form of water. We cannot see it and it has no shape. A large number of substances can be dissolved in it. अब तीसरा जो है गैसियस स्टेट है, इसकी भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, प्लस इसे आप देख भी नहीं सकते। आपको भाप उठती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो छोटे छोटे वेपर्स होते हैं वो यूजुअली आपको नहीं दिखाई देते। अब क्योंकि आपको दिखाई भी नहीं देते हैं तो इसकी भी कोई आपकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, और इसमें भी नंबर ऑफ चीजें डिसॉल्व हो जाती हैं। एयर में जब वाटर वेपर राइज करते हैं तो आसपास डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स या अलग अलग गैसेस को वो अपने साथ सॉल्व कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं। एक्टिविटी, take some ice in a beaker and leave the beaker for some time. You will see that ice melts into liquid water. Now heat this water on the stove. You will see water changing into steam or water vapor. Now hold a cold steel plate against the steam. You will see small droplets of water on the plate. Where do these small drops of water come from? It is because the steam has changed back into liquid water in the form of tiny drops of water. We can refrigerate this water. It changes into ice. It proves that water can be changed into 3 different forms, either by heating or cooling. तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपको एक बीकर में थोड़ी सी आइस कुछ देर के लिए छोड़ देनी है। आप थोड़ी देर में नोटिस करेंगे वो आइस मेल्ट होके अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि वाटर फॉर्म में। अब इस वाटर को आप स्टव यानी कि गैस पे आप गर्म करने के लिए रख दीजिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वो भाप बन के वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब एक ठंडी स्टील की प्लेट लीजिए, उसी बर्तन के ऊपर या बीकर के ऊपर रख दीजिए। कुछ देर के बाद आपको उसमें ड्रॉपलेट्स जमी हुई दिखाई देंगी। इन ड्रॉपलेट्स का मतलब क्या है, वो जो आपका गैसियस फॉर्म में जो वाटर वेपर के फॉर्म में राइज हो रहा था वो धीरे धीरे वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। अब ये जो लिक्विड है इसको आप वापस रेफ्रिजरेट करके सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है कि हीटिंग और कूलिंग दोनों ही केसेस में आप स्टेट ऑफ वाटर को चेंज कर सकते हैं। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, water when heated starts changing into water vapor. This change of liquid water into gaseous form is called evaporation. अब evaporation का मतलब क्या है, आप जब पानी को हीट अप करते हैं तो धीरे धीरे आपको भाप भी बनती हुई दिखाई देगी, और बहुत देर तक अगर आप पानी को उबालने के लिए रख देंगे, कुछ देर में उसका जो लेवल होता है वो कम होता है, और बहुत ही देर के लिए रखेंगे तो वो पानी आपको गायब ही मिलेगा। इसका मतलब ये क्या है कि आपका हीट अप होने पे पानी जो है लिक्विड फॉर्म जो होती है वाटर की, वो हीट होने पे इवेपोरेट होती रहती है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है। तो कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स यानी कि गैसियस फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन।
Water also evaporates from the surfaces of the lakes, rivers and seas because of the sun's heat. अब आपके जो पानी नेचुरल स्टेट में होते हैं, तालाब में होते हैं, लेक्स में होते हैं, समुद्र यानी कि ओशियंस में होते हैं, उसका पानी भी बहुत धीरे धीरे अपना लेवल से नीचे आ जाता है जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सन की जो हीट होती है उससे वो इवेपोरेट होता रहता है. On cooling, the water vapor changes back into liquid water. This change is called condensation. अब इसी water vapor में जब आप पानी को गर्म करते हैं, वो evaporate होता है, उसी को जब आप ठंडा करने के लिए रख देते हैं तो वो वापस अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. अब उसको आप क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. तो evaporation का बिल्कुल ऑपोजिट है कंडेंसेशन. वाटर साइकिल. The forms of water keep changing from one to another in nature. The continuous process by which the water on the surface of the earth evaporates and rises up into the air where it condenses and then precipitates back to the earth is called the water cycle. अब आपका जो पानी होता है अर्थ की सरफेस पे वो अपना फॉर्म चेंज करता रहता है. 3 स्टेट आपने पढ़ी, उसी स्टेट में ये कंटिन्यूसली वेदर कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है. अब ये जो आपका पानी है ये हीट अप होता है, लाइट होता है, राइज अप करता है, ऊपर के सरफेस में जाके ये कंडेंसेट होता है, ठंडा होता है, प्रेसिपिटेट करता है, यानी कि वापस आपकी क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और बारिश के फॉर्म में वापस नीचे आ जाता है. तो ये आपका पूरा का पूरा एक वाटर साइकिल होता है. नीचे के सरफेस से ओशियन की वाटर बॉडी से सन की हीट से इवेपोरेट होगा, ऊपर की सरफेस पे जाके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और वही फिर पानी बन के वापस अर्थ की सरफेस पे नीचे आ जाएगा. दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये चलता रहता है, जिसकी वजह से पानी की कमी नहीं हो रही है और इसे कहते हैं वाटर साइकिल. The sun heats up the water in the water bodies such as oceans, seas, rivers and lakes. This water evaporates and turns into water vapor. Water vapor rises up into the air and cools. Air gets colder as we go higher. The water vapor in the air condenses to form tiny droplets of water. अब क्या होता है, आपका जो ओशियन पे या अर्थ की सरफेस पे जहां पर भी जिस भी लार्ज वाटर बॉडी में आपका पानी होता है, सन की हीट की वजह से वो हीट अप होता है, गर्म होता है. अभी हमने पढ़ा था किसी भी वाटर बॉडी को जब आप गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेट होता है. तो यही पानी से इवेपोरेट होता है. अब आप जैसे जैसे पहाड़ों में जाते हैं तो आपकी हवा जो है वो ठंडी होती रहती है. सिमिलरली ये हवा भी जब ऊपर की तरफ राइज अप करती है तो इट बिकम्स कूलर. जैसे ही ये ठंडी होती है, ठंडे होने पे क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था कंडेंसेशन. जैसे ही ये इवेपोरेटेड वाटर वेपर्स जो होते हैं इनको कूल करा जाता है तो ये कंडेंसेट हो जाते हैं. अब यही जो आपके वाटर वेपर्स इवेपोरेट हुए हैं ओशियंस या सीज से, ये ऊपर हवा में जाते हैं, वहां ठंडे होते हैं, कंडेंसेट होते हैं, प्रेसिपिटेशन होती है, फिर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है और पानी के फॉर्म में वापस ये उन्हीं वाटर बॉडीज में बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं. The droplets of water in the clouds join to form big droplets of water. तो ये जो आपके क्लाउड्स जो पानी होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो वाटर वेपर्स की कंडेंसेट होकर छोटे छोटे लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाते हैं, ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन बन के जुड़ के एक बड़े ड्रॉपलेट में फॉर्म होते हैं, जिससे बाद में आपकी बारिश हो जाती है. When the water drops in the clouds become heavy, they fall down as rain. In very cold places, the water droplets come down as snow. The water that falls down as rain, hail or snow is called precipitation. अब क्या होता है, किसी भी अगर आप एक बलून में भी बहुत ज्यादा पानी भरते रहेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो फट जाता है और पानी सारा नीचे गिर जाता है. बिल्कुल सेम केस होता है आपके क्लाउड्स में भी. जैसे ही ये छोटे छोटे वाटर वेपर्स कंडेंसेट होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होते हैं, जुड़ते रहते हैं, बहुत टाइम तक इसका प्रोसेस चालू रहता है, धीरे धीरे क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं और जैसे ही ये हैवी हो जाते हैं ये रेन की फॉर्म में नीचे आ जाते हैं. अब जहां पर बहुत ज्यादा ऑलरेडी टेम्परेचर इतना डाउन होता है, जैसे आपके ठंडे ठंडे रीजन्स जो होते हैं, हिल स्टेशंस होते हैं, वहां पर आपने सुना होगा कि बारिश के फॉर्म में आपके हेल स्टॉर्म्स यानी कि ओले वगैरह भी गिरे हैं. तो क्यों होता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन होता है. तो आपका ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये जब रेन, हेल या स्नो की फॉर्म में नीचे आते हैं, इसी को आप कहते हैं प्रेसिपिटेशन. Snow and hail melt and flow into rivers, lakes and oceans. Rainwater also ultimately flows into the water bodies. The water cycle is a continuous process which has been repeating itself ever since the earth was
फॉर्म्ड। तो यही स्नो और यही हेल जब आपकी मेल्ट हो जाती है, वापस से ये पानी में आपकी जितनी वाटर बॉडीज होती हैं उसमें फ्लो करने लग जाती है, एंड अल्टीमेटली क्या होता है, वापस से आपका जो वाटर साइकिल है वो स्टार्ट हो जाता है। जब से आपकी अर्थ एग्जिस्टेंस में आई है, जब से लिविंग थिंग्स आई हैं, बी इट प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, ये वाटर साइकिल कंटिन्यूइंग प्रोसेस में चालू ही है। वेदर, the condition of wind, rain, sunshine and clouds in a place at a particular time is called weather। तो एक particular time में किसी भी एक region में हवा कैसी है, बारिश कितनी हो रही है, sunshine कितने हैं, clouds कितने हैं, कितने नहीं हैं, उसको आप क्या कहते हैं, weather। The conditions of weather change every day. Sometimes these conditions can even change from hour to hour. तो आपकी जो weather conditions होती हैं ये हर एक दिन आपकी change होती हैं। इवन कुछ केसेस में हर एक घंटे में भी आपकी वेदर कंडीशंस चेंज होती है। कभी कभी आपने नोटिस भी करा होगा, बहुत तेज आपकी जो सनशाइन होती है, ब्राइटली शाइन कर रहा होता है सन, एंड द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस बारिश हो रही होती है, फिर कुछ टाइम के बाद बाहर निकलते हैं, वापस धूप आ जाती है। तो ये होती है आपकी वेदर कंडीशंस। डे टू डे कंडीशंस तो चेंज होती हैं, कभी कभी हर एक घंटे या हर एक आधे घंटे में भी ये चीजें चेंज हो जाती हैं। Let's know. Meteorology is the science that deals with the study of weather and weather conditions। तो आपके आसपास कैसा मौसम रहेगा, वेदर कंडीशंस किन किन फिनोमिनास की वजह से चेंज होते हैं, कहां पर कैसा वेदर है, क्यों वैसा वेदर है, उस वेदर की वजह से क्या क्या चीजें होती हैं, ये जो साइंस का डिपार्टमेंट डील करता है उसे बोलते हैं मीटियोरोलॉजी। चेंजेस इन वेदर, यानी कि जो आपके वेदर चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं, किन फिनोमिनास की वजह से होते हैं। चेंजेस इन वेदर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर्स लाइक सन, लाइट, क्लाउड्स, रेन एंड विंड। तो ये आपके कुछ 4 से 5 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपके वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं। ये क्या है? सन, लाइट, क्लाउड्स, रेन एंड विंड। Afternoons are much warmer than mornings and evenings. So this is because in the afternoon the sun shines directly overhead. In the morning and evening the rays of the sun are slanting. अब आपने पहले भी पढ़ा होगा या ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है, जो आपका अर्थ होता है, हर एक पार्ट में जो सन की लाइट है वो एक जैसी नहीं पड़ती है। यही रीजन होता है कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड होती है और कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अभी क्यों होता है, आप पूरे दिन भर में भी देखेंगे, आपके जो सुबह और शाम का टाइम होता है, जिस टाइम पे सूरज निकल रहा होता है और शाम के टाइम पे जब ढल रहा होता है, तब आपकी दिन के कंपैरिजन में रिलेटिवली थोड़ी कम गर्मी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे जो सूरज की किरणें होती हैं वो स्लैंटिंग होती हैं। स्लैंटिंग मतलब तिरछी पड़ती हैं, और दिन के टाइम पे ओवरहेड यानी कि बिल्कुल सर के ऊपर आपका सूरज होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा आपको उस टाइम पे गर्मी लगती है। Clouds and rain also cause changes in weather. When there are clouds in the sky, the weather becomes cool. It rains, it cools down further. When a breeze blows, the weather becomes pleasant. अब पहला फैक्टर क्या था? सन। दूसरा क्या है? क्लाउड्स एंड रेन। बादल और बारिश की वजह से भी आपके वेदर कंडीशंस चेंज होते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो आपको अच्छा भी नहीं लगता है, पर जैसी बारिश हो जाती है आपके आसपास का जो वेदर है वो ठंडा हो जाता है। तो आपके बादल की वजह से और दूसरा बारिश की वजह से, दोनों ही चीजों की वजह से आपका जो वेदर है वो प्लेजेंट हो जाता है, ठंडा ठंडा हो जाता है। When the wind moves with great speed and there is rain, it causes storms. Sometimes storms are accompanied by lightning and thunder. Strong storms can uproot trees and damage buildings. अब तीसरा क्या फिनोमेना है? जब विंड बहुत ही तेज स्पीड से चलती है, जब हल्की हल्की चलती है तो अच्छा लगता है, बट बहुत तेजी से जब चलती है और साथ साथ बारिश भी हो जाती है तो स्टॉर्म्स आ जाते हैं। स्टॉर्म्स क्या होता है? तूफान। अब इन तूफान की वजह से क्या होता है, जितनी भी चीजें आपकी आसपास होती हैं वो जब माइल्ड कंडीशंस में होती हैं तो ही अच्छी लगती हैं। सूरज ठीक ठाक चमके, थोड़ी बहुत गर्मी दे तो अच्छा लगता है, ज्यादा गर्मी देता है तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। बारिश कम हो तो अच्छा लगता है, ज्यादा होता है तो आपकी नालियां क्लॉग हो जाती हैं, बाहर नहीं जा पाते, तो ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती है। सिमिलरली अगर हवा भी, तूफान थोड़ा बहुत आए हवा तो अच्छी लगती है, ज्यादा तूफान से क्या होता है, आपकी बिल्डिंग्स भी डैमेज हो सकती हैं। दूसरा क्या है, जो पेड़ हैं वो भी अपरूट हो जाते हैं, यानी कि
बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। सीजन्स, अब वेदर का ही दूसरा क्या फिनोमिना या कंडीशन है, सीजन्स। When the weather remains almost the same for a long period, it is called a season. अब वेदर क्या होता है, एवरीडे फिनोमिना है, आर्ली बेसिस पे भी चेंज होता है। अब यही वेदर जब एक प्रोलॉन्ग यानी कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एक सिग्निफिकेंट प्लेस पे रहता है, उसे आप कहते हैं सीजन। जैसे कि अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया में दिल्ली का क्या सीजन होता है, बहुत गर्मी होती है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो आपका समर सीजन कब से लेकर कब तक होता है, अप्रैल से लेकर जुलाई अगस्त तक ये या जून तक चलता है, उसके बाद रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो 2 से 3 या 4 महीने के लिए आपका जो समर है, गर्मी वाला वेदर है, वो थोड़े टाइम के लिए यहां पर रहता है, इसीलिए वो समर सीजन हो जाता है। तो वेदर कंडीशंस जब एक पर्टिकुलर टाइम पे एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए स्टे कर जाती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उसे आप कहते हो सीजन। इन इंडिया देयर आर 4 मेन सीजन्स, और इंडिया में ऐसे 4 सीजन्स हैं। तो पहला ऐसा सीजन है समर सीजन। The sun shines very brightly and sometimes very hot winds blow. These winds cause dust storms. The days are longer than nights. अब पहला कौन सा मेन सीजन है इंडिया का, समर सीजन। बहुत गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी यानी कि उमस भी होती है, गर्म हवा जिसको आप क्या बोलते हो, लू, जिसकी वजह से तबीयत भी खराब हो जाती है, तो लू भी चलती है, जिसे गर्म हवा कहा जाता है। और समर सीजन्स में क्या होता है, आपके जो दिन होते हैं वो यूजुअली या फिर हमेशा ही रात के कंपैरिजन में लंबे होते हैं। रेनी सीजन comes after summer season. In most parts of India, during this season, it rains almost every day. We use umbrellas and raincoats to go out. अब बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद एक प्लेजेंट वेदर आता है जो सबको बहुत पसंद होता है, और वो है रेनी सीजन, बारिश का मौसम। ज़्यादातर तो इंडिया के ऐसे भी पार्ट्स हैं जहां पर ऑलमोस्ट इस सीजन में एवरी डे आपकी बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऐसे टाइम पे आप क्या बाहर लेकर जाते हैं, अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स, ताकि आप भीगे नहीं। चौथा सीजन है विंटर सीजन। Winter comes after the monsoon. In hilly areas, it is very cold during this season. There is snowfall accompanied by snowstorms. In coastal areas and in several parts of South India, it does not get cold at all. We like to drink tea or coffee and wear woolen clothes during this season. अब पहले गर्मी आती है, गर्मी के बाद आपकी बारिश आती है, बारिश के बाद आती है सर्दियों का टाइम, विंटर सीजन। हिली एरियाज तो ऑलरेडी बहुत ठंडे होते हैं और इस टाइम पे बर्फ यहाँ पे पड़ने लग जाती है। ऑन दी अदर हैंड जो आपके कोस्टल एरियाज होते हैं, जैसे महाराष्ट्र का मुंबई वाला रीजन हो गया, फिर आपका नीचे बिल्कुल डाउन साउथ चेन्नई वाला रीजन हो गया, केरला वाला रीजन हो गया, गोवा हो गया, ये सारे कोस्टल एरियाज जहाँ पे आपकी वाटर बॉडी सराउंड करती है लैंड को, वहां पर ठंडी पड़ती ही नहीं है। उसके अलग रीजंस होते हैं, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट हर टाइम इवेपोरेशन होती रहती है, ह्यूमिडिटी वहां पे ज्यादा होती है, वहां पे सर्दियां ज्यादा नहीं पड़ती हैं। बट बीच के जो रीजन्स होते हैं, नॉर्दर्न स्टेट्स हो गए, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री हो गया, यहाँ पर आपकी विंटर सीजन बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिस टाइम पे आप गर्म कपड़े पहनते हैं। फिर आता है स्प्रिंग सीजन। Spring season is very pleasant. It is neither too hot nor too cold. Flowers blossom in the gardens and there is a festive and happy mood all around. अब ये सीजन जो है स्प्रिंग सीजन, ये बहुत ही प्लेजेंट टाइम होता है। ना ही यहाँ पे ज्यादा इस टाइम पे गर्मी होती है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। अच्छा वेदर होता है, आप किसी भी टाइम दिन में निकल सकते हैं बाहर, ना आपको ज्यादा गर्मी लगेगी ना ज्यादा ठंड लगेगी। और ये फेस्टिव टाइम भी होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी स्प्रिंग सीजन के टाइम पे आ जाते हैं, तो सबका मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। की फ्रेजेस: wind, fast blowing air; solute, substance that dissolves in a liquid; solvent, liquid in which the solute dissolves; precipitation, the water that falls down as rain, hail or snow; breeze, a gentle wind; storm, a strong wind accompanied with rain or snow; water cycle, change of water into water vapor and then to water again; season, the period for which the weather of a place remains almost the same for a long time. अब इस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है? विंड, जो आपकी फास्ट ब्लोइंग एयर होती है; सॉल्यूट पढ़ा, सॉल्वेंट पढ़ा। सॉल्वेंट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसमें सॉल्यूट को मिलाकर एक सोल्यूशन निकाला जाता है। प्रेसिपिटेशन आपकी बारिश होती है।
फिर आपका ब्रीज आता है जो जेंटल, हल्की सी आपकी थोड़ी सी आपकी हल्की स्पीड पे जब हवा चलती है। फिर स्टॉर्म आता है जिसमें आपकी बहुत तेज तूफान होता है, कभी कभी इसके साथ बारिश भी हो सकती है। वाटर साइकिल आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें पहले वाटर वेपर्स वैपोरेट होते हैं, फिर कंडेंसेट होते हैं, बारिश होती है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है। लेट्स सम अप। Air is all around us. We cannot see it, but we feel it when it moves or blows. Air is a mixture of many gases. The main gases are nitrogen, oxygen, and carbon dioxide. We breathe air. All living things need air. अब एयर क्या हमारे आसपास हमेशा रहती है, आप इसको फील कर सकते हैं जब ये मूव करती है। और मूविंग एयर को क्या बोलते हैं आप? विंड बोलते हैं। बहुत सारी इसमें मेन गैसेस होती हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऑक्सीजन जो कि लिविंग बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। Water is important to live. 70% of Earth is covered with water. The condition of wind, rain, sunshine and clouds in a place at a particular time is called weather. When the weather remains almost the same for a long period, it is called a season. अब वाटर जैसे आपकी एयर इंपॉर्टेंट है वैसे ही वाटर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ का 70% से भी ज्यादा एरिया वाटर से ढका हुआ है। एक जगह की जो कंडीशंस होती है जो एवरीडे बेसिस पे चेंज करती है, चाहे वो बारिश हो, धूप हो, लू हो, ठंडी हवा हो, उसको आप वेदर कहते हैं। और यही वेदर कंडीशंस जब एक पर्टिकुलर एरिया में थोड़े लंबे टाइम के लिए एग्जिस्ट कर जाती है उसको आप कहते हो सीजन। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है।